आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। इसका सॉल्यूशन इवनिंग शिफ्ट के बच्चों के लिए है। ये मॉर्निंग शिफ्ट का ऑलरेडी सॉल्यूशन हमने बना दिया है, जिसमें पेपर हमने दोबारा से बनाया अच्छे से, फिर आपको सॉल्यूशन करके बताया आंसर साथ में। ठीक है, टाइम 2 घंटे का था, 35 नंबर का आपका पेपर था। सामान्य निर्देश में आपके 5 टोटल जो है यहाँ पे क ख ग घ इतने खंड थे। टोटल 10 क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, अब डायरेक्ट हम आते हैं क्वेश्चन पेपर पे। यहाँ पे देख सकते हो आप सेक्शन जो आपका ए होगा 1 से 3 तक प्रश्न होंगे और किन्हीं 3 प्रश्नों के आंसर देने इसमें। फिर खंड क में चौथा स्रोत आधारित होगा, पांचवा छठा लघु उत्तरीय होगा, 7 से 9 जो होगा वो दीर्घ उत्तरीय और आपका 10वां जो होगा मानचित्र पर आधारित होगा। तो ऐसे ये आपका सेक्शन बटा हुआ था। आगे आते हैं हम इंग्लिश में भी, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। जर्नल इंस्ट्रक्शंस यहाँ इंग्लिश में भी हमने टाइप कर दिया है। पेपर को दोबारा से बनाया गया आपका वही पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन ए पे आते हैं। सेक्शन ए जो है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। इसमें सभी प्रश्नों के आंसर्स जो है हमने लिखे हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो था, लू का जो है 2 विशेषताएं पूछी गई थी कि लू की कोई 2 विशेषताएं बतानी है आपको मुख्य। तो उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलने वाली धूल भरी प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। एक पॉइंट आप ये डाल दोगे। इस तरह की हवा में तथा जून में, इस तरह की जो हवा है वो जून में चलती है और लू के समय तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जा सकता है। गर्मियों में के इस मौसम में लू चलना जो है आम बात होता है। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर था। कुछ इस तरह से जो है आप लिख सकते हो, ये आपका हो जाएगा। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, गंभीर सागरीय मैदान को स्पष्ट करना था आपको। तो गंभीर सागरीय मैदान महासागरीय बेसिनों के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। ये जो है विश्व के सबसे चिकने तथा सबसे सपाट भाग है। इनकी गहराई जो है 3000 से लेके 6000 मीटर के बीच जो है होती है। ये मैदान महीन कणों वाले अवसादों जैसे मृत्तिका एवं गाद से ढके होते हैं। तो ये आपका ये क्वेश्चन आप इस तरह से कर लेंगे। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है आपका तरंगों के बारे में पूछा गया था कि तरंग दैर्घ्य व तरंग आकृति में आपको जो है अंतर स्पष्ट करना था, आवृत्ति के अंदर स्पष्ट करना था। ये आप अगर बुक देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है एक बॉक्स में है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको जो है ये बॉक्स में दे रखा है, जिसमें कई सारे जो है तरंगों की बात हो रखी है। ठीक है, कई सारे तरंग की बात हो रखी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तरंग दैर्घ्य के बारे में बात करें तो ये 2 लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी है। और यहाँ पे तरंग आवृत्ति की बात करें तो ये है आपका, यह समय अंतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरह की संख्या है, गुजरने वाली संख्या है। यहाँ पे गलत टाइप हो गया। ठीक है, तो ये आपका कुछ, आप 2 नंबर का ये क्वेश्चन है तो आप इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, ये आप एक एक पॉइंट दोनों का लिख दिया है। आगे आते हैं हम इसी के अथवे में जो पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3 के अथवे में पूछा गया है महोरमी व भाटा के बीच अंतर। तो महोरमी होता क्या है, भाटा तो आपको पता ही होगा। जलवायु संबंधी प्रभाव यानी वायु एवं वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन। ठीक है, जलवायु संबंधी प्रभावों के कारण जल की गति को महोरमी कहा जाता है। और भाटा क्या होता है, जब समुद्री जल नीचे आती है तो उसे भाटा कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भाटा तो आपका मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों में भी पूछा गया था। आते हैं अब सेक्शन बी पर, से आपका खंड ख। ये क्वेश्चन है आपका स्रोत आधारित क्वेश्चन। यहाँ पे हम स्रोत वाले में सबसे पहले हम क्वेश्चंस पे ही पहुंचेंगे। प्रजातियों की अनेक रूपता किसे कहते हैं, तो आप पैसेज में देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा। प्रजातियों की अनेक रूपता को बताती है, ये किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। और दूसरा जो है हॉट स्पॉट है क्या, तो यहाँ पे भी इसका आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा। ये आप जो है आसानी से कर लिया होगा आपने। जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उन्हें विविधता के हॉट स्पॉट कहते हैं, जहां पर ज्यादा विविधता पाई जाती है। अब तीसरा जो है आपका 4.3, ये है प्रजातियों की विविधता को कैसे मापा जाता है। तो इसमें विविधता उनकी समृद्धि, प्रकार तथा बहुलता से जो है आंकी जा सकती है। यहीं पे इसका आंसर भी था आपका। यहाँ पे जो है, यहाँ आपका प्रजातियों की विविधता उनकी समृद्धि, प्रकार तथा बहुलता से आंकी जा सकती है। तो ये आप जो है इसका आंसर कुछ इस तरह से आप कर लेंगे। तीनों बहुत इजी थे। आगे आते हैं सेक्शन आपका सी पर। सी जो है क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर वाले ही है।
ये पांचवा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन है, ठीक है। सेक्शन सी है आपका। यहाँ पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5वें पे। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, भारतीय कृषि की समृद्धि मानसून वर्षा पर निर्भर करती है, कथन का विश्लेषण करिए। तो ये वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया था कि भारतीय कृषि के लिए मानसून क्या है, एक जुआ है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, वो उसको घुमा दिया उन्होंने। तो यहाँ पे इसके आंसर्स पे आते हैं हम। इसका आंसर्स यहाँ से चालू है। भारत के आर्थिक जीवन पर मानसून का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। भारत की 64% जो जनसंख्या है अपनी आजीविका के लिए अभी भी क्या है, कृषि पर निर्भर है। भारतीय कृषि और फसलें मानसून पर निर्भर करती है। कृषि उपज की सफलता असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा की गई वर्षा सामान्य है या नहीं, ठीक है। आगे और भी पॉइंट है इसके। वर्षा की उच्च परिवर्तिता के कारण देश के कुछ भागों में सूखा तथा कुछ भागों में क्या होता है, बाढ़ का प्रकोप बना रहता है। भारतीय कृषि की सफलता मानसूनी वर्षा के निश्चित समय पर तथा नियमित रूप से वितरित होने पर निर्भर करती है। और सिंचाई जहां नहीं होती है, जहां सिंचाई विहीन क्षेत्रों में वर्षा की अनियमितता तथा अनिश्चितता का विशेष प्रभाव वहां की कृषि पर पड़ता है। और मानसून का अचानक विस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। तो ये आप इसके अंदर ये पॉइंट्स आप इसके अंदर लिखना था आपको। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मैंने क्वेश्चंस के जो है नंबर नहीं लिख रखे, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको पहले ही बता रखा है मैंने कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है सैंपल पेपर में, ये सब आपको पता ही होगा, ठीक है। अब संगणन के लिए पूछा गया, अनुकूली दशाएं उनके बारे में आपको बताना था। तो संगणन क्या होता है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। जल वाष्प का क्या है, जल के रूप में बदलना संगणन कहलाता है। संगणन के लिए उत्तरदायी अवस्थाएं जो है इस तरह से कौन कौन सी अवस्थाएं है। सबसे पहला दे रखा है आपका, वायु का आयतन नियत हो और तापमान औसांक तक गिर जाए, यानी तापमान इतना गिर जाए कि वो नीचे बर्फ बनने लग जाता है ना, जब 0 डिग्री से नीचे वहां तक चला जाए। वायु का आयतन जो है तथा तापमान दोनों ही कम हो जाए। वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जलवाष्प जो है प्रविष्ट हो जाए। और सबसे अच्छी अवस्था हवा के तापमान में कमी। तो ये आपका जो है इस तरह से जो है इसकी संगणन के लिए अनुकूल दशाएं थी। आई होप कि आपको जो है समझ आ गया होगा किस तरह से आपको लिखना था। इसी के अथवे में जो है पूछा जाएगा आपसे कि पूछा गया था जो ओस के बनने के लिए अनिवार्य अवस्थाओं की समीक्षा करनी है आपको। तो ओस पहले कहते किसे, इतने बड़े क्वेश्चंस को जो है जब क्वेश्चंस ऐसे आए तो आप बता दें कि ओस होता क्या। तो ओस संगणन का एक रूप है। दिन के समय पृथ्वी गर्म हो जाती है और रात्रि के समय क्या होता है, ठंडा हो जाता है। कभी कभी पृथ्वी का तल इतना अधिक ठंडा हो जाता है कि उससे छूने वाली जो वायु है उसका तापमान इतना कम हो जाता है कि वायु में उपस्थित जलवाष्प का संघनन हो जाता है। वह छोटी छोटी बूंदों के रूप में पौधों की पत्तियों तथा अन्य प्रकार के तलों पर जम जाती है। इसे ओस कहते हैं। आपने ये देखा होगा ठंडियों में होता है ये। अब ओस बनने के लिए अनुकूल जो है कौन कौन सी स्थितियां होती है, अनुकूल दशाएं क्या होती है, अवस्था कौन सी होती है, देख लेते हैं। तो ओस बनने के लिए निम्नलिखित अनुकूल अवस्थाएं होती है। लंबी रातें, मेघ रहित आकाश, शांत वायु, ठीक है। यहाँ पे सापेक्ष आर्द्रता का अधिक होना और औसांक का हिमांक से ऊंचा होना। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है इसके आंसर्स आप इसमें डालेंगे। आते हैं फिर अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका सेक्शन आपका घ है, ठीक है। सेक्शन डी है आपका, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे इसमें। 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस है इसमें। तो 7 से लेके 9 तक जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। ये क्वेश्चंस आपके बड़े अंक वाले हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है टोटल। 7वें क्वेश्चन पे आते, मानवीय क्रियाएं वन्य प्राणियों की संख्या के लिए उत्तरदायी है। तो ये क्वेश्चन वही है कि मानव के मतलब ये क्वेश्चन भी घुमा के दिया हुआ, ये भी मैंने आपको बताया था कि जो है वन्य प्राणी है उनकी संख्या कम होने के क्या कारण है, ठीक है। और मानवीय क्रियाओं को लेकर आपको बताना है। तो यहाँ पे इसके आंसर्स को देखें हम, तो औद्योगिक और तकनीकी विकास के कारण वनों के दोहन की गति जो है तेज हो गई है, ठीक है। वनों का जो है जलाना, ठीक है, वनों का हटना बहुत तेज हो गया है औद्योगिकरण आने से, तकनीकों के आने से। खेती, मानवीय बस्ती, सड़कों, खदानों, जलाशयों आदि के लिए जो है जमीन को क्या है, वनों से साफ किया जा रहा है। जमीन से जो है वन साफ किए जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, स्थानीय लोगों ने चारे, ईंधन और इमारती लकड़ी के लिए वनों से पेड़ काटे और वनों पर जो है दबाव बढ़ाया है। पालतू पशुओं के लिए नए चारागाहों की खोज में मानव ने वन्य जीवों
और उनके आवास को नष्ट कर दिया है। जो भी जहाँ जानवर रहते थे उनके आवास को भी नष्ट कर दिया है। पांचवा है रजवाड़ों तथा सम्राट वर्ग ने शिकार को कीड़ा बनाया और एक ही बार में सैकड़ों वन्य जीवों को शिकार बनाया। व्यापारिक महत्व के लिए अभी भी पशुओं को मारा जा रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जंगलों में आग लगने से भी वन और वन्य प्राणियों की जो प्रजातियां है वो नष्ट हुई है। और आग मेनली जो है मानवीय क्रियाकलाप में भी आ जाता है। वैसे तो प्राकृतिक रूप से भी आग लगता है, लेकिन मानव द्वारा भी जो है आग लग जाता है गलती की वजह से, तो वहां पे भी जो है विनाश होता है वनों का, ठीक है, जिससे वन्य प्राणी की जो संख्या वो कम होती जा रही है। तो ये आप इसके अंदर पॉइंट्स लिख देंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन जो है आपका लेटेराइट मृदा, मैंने आपको बताया था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो लेटेराइट मृदा की किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में आपको बताना था। तो लेटेराइट मृदा की विशेषता जो कि इस प्रकार से, अब ये जो है लेटेराइट जो है एक लैटिन शब्द लेटर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। इसका निर्माण जो है मानसूनी जलवायु में शुष्क तथा आर्द्र मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण होने वाली निक्षालन प्रक्रिया से हुआ है। ये मृदा जो होती है उपजाऊ नहीं होती। इसमें जो है नाइट्रोजन, चूना, फास्फोरस आदि तथा मैग्नीशियम की मात्रा बहुत कम होती है। यह मृदा पश्चिमी तट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम के पर्वतीय क्षेत्र जहां राजमहल की पहाड़ियां क्षेत्र तथा जो है राजमहल की पहाड़ियों में जो है ये पाई जाती है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला है आपका अथवा। इसी में जो है आपका एक क्वेश्चन जो है इसी में अथवा भी दिया हुआ है आपका। तो अथवे पे आते हैं। यहाँ आपका अथवा है और यहाँ पे पूछा गया आपसे शुष्क मृदा। शुष्क मृदा की आपको जो है विशेषता बतानी है। तो यहाँ पे देखते हैं शुष्क मृदा। पहला है आपका शुष्क मिट्टी। यहाँ पे जो है एक गलत टाइप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है शुष्क मिट्टी क्षारीय होती है और इसमें नमक की मात्रा क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, और नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। दूसरा है शुष्क मृदा विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान में विकसित हुई है। इन मृदाओं का रंग लाल तथा किशमिशी प्रकार का होता है। तीसरा है ये सामान्यतः संरचना में बलुई और प्रकृति में लवणीय होती है। चौथा पॉइंट है कुछ क्षेत्रों की मृदाओं में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके पानी को जो है बाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जा सकता है। तो इतनी ज्यादा नमक होती है इस मिट्टियों में। पांचवा जो है आपका शुष्क जलवायु, उच्च तापमान एवं तीव्र गति से जो है वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस की जो मात्रा है वो काफी कम होती है। तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से आप इसके आंसर्स लिख लेंगे। 5 थे, ठीक है। अब आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछा गया था ये भी आपको मैंने बताया था। कोरियोलिस बल जो है पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। कथन पर जो है प्रकाश डालना है आपको। तो यहाँ पे इसके आंसर को देखिए हम। तो पवन जो है सदैव समदाब रेखाओं के आर पार उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर नहीं चलती। वे पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है पृथ्वी घूमती है, उसके कारण विक्षेपित भी हो जाती है। पवनों के इस विक्षेपण को ही कोरियोलिस बल या प्रभाव कहते हैं। इसको आगे देखते हैं इसके प्रभाव। इस बल के प्रभाव से जो है पवने उत्तरी गोलार्ध में अपने दाई ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाई ओर जो है मुड़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन था प्रभावित करती है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। कोरियोलिस बल का प्रभाव जो है विषुवत वृत्त पर शून्य तथा ध्रुवों पर अधिकतम जो है होता है। तीसरा है इस विक्षेप को फेरेल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था। अतः इसे फेरेल का नियम भी यानी फेरेल्स लॉ भी कहा जाता है। कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण से के सीधा समानुपात में बढ़ता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका 9वां क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ये क्वेश्चंस में आपके जो है जो भी बड़े बड़े क्वेश्चंस है इसमें भूमिका आपको जो है दी गई है, ठीक है। भूमिका आपको जो है बनानी चाहिए। जैसे विशेषताएं पूछ ले तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में हमें जो है भूमिका बनानी चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैंने आपके लिए जो है आंसर बना रखा है और बहुत ज्यादा मेहनत लगा है दोबारा से सभी को जो है लिखने में, ठीक है, बनाने में। तो जरूर जो है आप वीडियो को शेयर करें। और मैप वाला आपका लास्ट बच जाता है सेक्शन ई, ठीक है। मैप 5 नंबर का आपका है, इसमें से कोई 5 करने थे आपको, किन्हीं 5 के आंसर देने आपको। तो यहाँ पे मैप दे रखा है, तो मैप तो आपको दे दिया होगा आपने। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है का पंचमढ़ी जीवमंडल नीचे, तो ये है आपका एमपी में, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर आपको नीचे ले चलूं तो यहाँ पे मैंने कुछ जो है मैप यहाँ पे ले रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसे देखेंगे पंचमढ़ी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये आपका पंचमढ़ी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैसे ले रखा है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अपने
भरा होगा। तो गर्म मरुस्थल जलवायु का एक क्षेत्र, ठीक है, ये वाला BWHW वाला मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो है। अब गर्म मरुस्थल कहाँ है? मरुस्थल कहाँ है? हमारे इंडिया में, तो राजस्थान, ठीक है। तो वहां पे ग है उत्तर पूर्व राज्य में वन मृदा क्षेत्र। उत्तर और पूर्व की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो उत्तर में आपका जो है जम्मू कश्मीर, ठीक है, ऐसे आते जाएंगे, ऐसे आते जाएंगे, उत्तर पूर्व यहाँ तक है। तो यहाँ पे आपका जो है लद्दाख आ जाता है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, जम्मू कश्मीर आ जाते हैं, उत्तराखंड आ जाता है। तो ये सारे स्टेट जो है इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये क्षेत्र आपको लोकेट करना था। नंदा देवी जीव मंडल नीचे कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड में आपने ऐसे भर लेंगे। पश्चिमी बंगाल स्थित वेलांचली व अनूप वन क्षेत्र, तो ये आपका जो हो जाएगा बंगाल जो है, बंगाल उसी के नीचे की साइड है ये, ठीक है। बंगाल जो है उसी के नीचे की साइड है। आगे हम देख लेते हैं अगला जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्रायद्वीपीय भारत में 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र। तो कई सारे क्षेत्र है जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है। अगर आपको लोकेट कर रखा होगा तो ठीक है, आपको वैसे करना होगा, वरना आपको जो है इसमें जो राजस्थान आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा और स्टेट आ जाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है आपका पूरा पेपर करवा दिया गया सॉल्यूशन। ये आपका था इवनिंग शिफ्ट का ज्योग्राफी का पेपर। आई होप कि आपको पूरा जो है देख लिया होगा आपने किस तरह से आंसर लिखे होंगे, और कमेंट में जरूर आपको बताना है कि पेपर आपका कैसा गया है, ठीक है। ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो नीचे आपको जो है रेड कलर का जो है साइड में सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उस पर जो है आपको क्लिक करना है। सब्सक्राइब का यहाँ लिखा हुआ बटन दिखेगा, ठीक है। इस पे क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है, जिससे आप हमारे आने वाली जो नई वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा और आप हमारी वीडियोस देख पाओगे। तो यही था आज का वीडियो। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।